नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में केसीआर नेतृत्व करेंगे विपक्ष का? पहली बात। दूसरा, क्या कुमार विश्वास किसी पार्टी विशेष की मदद करना चाहते हैं? तीसरा, क्यों मोदी जी विस्टर बुक पर खुद रिमार्क्स नहीं लिखते? तो सबसे पहले केसीआर साहब की बात कर लें, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों से एक आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक मेंबरशिप ऑप्शन है जिसमें हर महीने आपको थोड़ी एक राशि हम लोगों को देनी होगी। हो सके तो मेंबर बन जाएं। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम मदद का भी एक ऑप्शन है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वन टाइम मदद कर लें। अब सबसे पहले चंद्रशेखर राव साहब की बात। के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, तेज तर्रार हैं। और उनका एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी जब राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो कांग्रेस के साथ शुरू किया था। तेलुगु देशम में एनटीआर साहब के साथ इन्होंने तेलुगु देशम को स्टैब्लिश करने वाले, बनाने वाले, डे वन से ये तेलुगु देशम के मेंबर रहे। मैं ये आपको इसलिए रेफरेंस से बता रहा हूं कि कई लोगों को लगता है ये चंद्रबाबू नायडू साहब से ज्यादा सीनियर है। फिर इन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई और उससे ये चुनाव जीते। ये कई बार आपको दिखता है कि ये कभी बीजेपी के साथ, आपको पास में देखते होंगे, बीजेपी जब कहीं परेशानी में लोकसभा में फंसती है तो इन्होंने उनके साथ वोट किया है। पर अभी हाल के दिनों में एकदम से ये बहुत आक्रामक हो गए हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी के से ज्यादा ये मोदी जी के ऊपर जो भी स्ट्रेटेजी है। समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम से इनके ये मतलब ये बदलाव क्यों आया है, एकदम से वो क्यों आक्रामक हो गए हैं, एकदम से उनको कैसे याद आया कि मोदी जी ठीक से सरकार नहीं चला रहे हैं, मोदी जी के समय महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के समय बेरोजगारी बढ़ी है, इत्यादि इत्यादि। कुछ चीजें हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने की। पहली चीज, तेलंगाना में 2023 में विधानसभा के चुनाव, दो टर्म से ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होगा ही होगा। 2018 में इन्होंने 117 में 88 सीट जीती थी, थंपिंग मेजोरिटी से आए थे। अब होता क्या था कि तेलंगाना में पहले जो मेन ऑपोजिशन पार्टी इनकी थी वो कांग्रेस थी, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा इनको लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि कांग्रेस की जगह वो विपक्ष की भूमिका तेलंगाना में बीजेपी निभा रही है। तो इनको अब इनके जो मुझे लगता है इनके अपने कैलकुलेशन में इनको ये लगता है कि इनके लिए खतरा बीजेपी ज्यादा बड़ा है इन तेलंगाना में विधानसभा इलेक्शन में बनिस्पत कांग्रेस के। दूसरा, इनको ऐसा भी लगा कि इन्होंने बहुत सी स्कीमें चलाई थी, और जैसे मैं उसमें 3 स्कीम का आपसे नाम लूंगा। इन्होंने रायतू बंधु चलाई थी। रायतू बंधु सेंटर ने उसको किसान सम्मान के नाम से मोदी जी ने उसको चलाया। तेलंगाना में 8,000 रुपए पर एकड़ पर किसान हर साल दिए जाते हैं, उसी को मोदी जी ने किसान सम्मान के रूप में चलाया। तो कहीं पे केसीआर को ये लगता है कि उन्होंने एक स्कीम चला रहे थे जो लोगों में पॉपुलर थी, और अगर किसान सम्मान चला के 6,000 रुपए पर किसान को देके अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये तो 8,000 रुपए पर एकड़ पर किसान दे रहे हैं, तो इनके मतलब इनकी संभावना ज्यादा है। दूसरा, इन्होंने एक चलाया था मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ जो था वो था टैप वाटर टू ईच होम, मतलब नल से हर घर को पानी। अब उसी को जल जीवन धारा करके हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। ये भी पहले से वहां ऑलरेडी लागू थी, तो एक कारण ये भी है। तीसरा, इन्होंने एक बहुत सक्सेसफुली चलाया था आरोग्यश्री। आरोग्यश्री में कोई बाद में मोदी जी ने उसको लेके पैकेजिंग करके आयुष्मान भारत के नाम से उसको चला दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट में या ऑलरेडी सक्सेसफुली कर चुका हूं, उसको अगर मोदी जी नेशनल लेवल पे किए वो भी सक्सेसफुल रहा है तो व्हाई नॉट मी, क्योंकि वो एक अपना नेशनल रोल जरूर देख रहे हैं। उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी एक कोशिश की थी कि बाकी स्टेट के साथ मिलके कुछ ऑपोजिशन की यूनिटी टाइप कुछ करें, वो हो नहीं पाया था। इस बार भी ये नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, उसमें जैसे ममता जी हैं, स्टैनली जी हैं, विजयन जी हैं, ये उद्धव ठाकरे से मिलने की बात कर रहे हैं, ये इन सब जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, उनकी एक यूनिटी बनाने के चक्कर, जो ममता जी का भी वही टारगेट ग्रुप है।
दूसरा ये है कि इतने सीनियर रहे हैं, तो इनका भाई उस सीनियरिटी का इनको एक फायदा ही है, जैसे शरद पवार हैं उनसे इनके व्यक्तिगत संबंध हैं, तो ये सारी चीजें हैं। एक बड़ा फैक्टर जो इनके पक्ष में जाता है, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से जो जो मुझे लगता है देश की राजनीति में बहुत से साउथ के बहुत से अच्छे लीडर इसलिए उतने सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनको हिंदी ठीक से नहीं आती थी, या हिंदी में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। तो जो नॉर्थ उत्तर भारत के लोग थे उनसे उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। केसीआर जितने अच्छे वक्ता तेलुगु में हैं, जितने अच्छे वक्ता उर्दू में हैं, जितने अच्छे वक्ता इंग्लिश में हैं, उतने ही अच्छे वक्ता वो हिंदी में भी हैं। और अगर आप अब हाल के दिनों में देखिए तो ये अपना तेलुगु में थोड़ी देर भाषण देने के बाद फिर ये हिंदी पे आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल क्लियर है कि वो इस समय उत्तर भारत को भी एड्रेस कर रहे हैं। और उसका एक प्रूफ और है, आज के पेपरों में 2 पेज का जन्मदिन का एड निकला है केसीआर साहब का। जन्मदिन, आज उनका शायद जन्मदिन है, तो उसका एड 2 पेज का निकला है नॉर्थ के, पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे ये सब ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं 2023 की, और इनको ऐसा लगता है कि ये नेशनल रोल में उनसे बेटर रहेंगे। मैं इस बात को एक चीज और मैं बता दूं, इन्होंने एक थोड़ा अपना दायरा इसलिए भी बढ़ाया है, एक समय में ये कांग्रेस को बहुत गाली देते थे और उस वजह से थोड़ा कांग्रेस में इनकी तलखी थी। लेकिन अभी राहुल गांधी वाले, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर असम है, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के मतलब पिता और नाना को लेके जो बातें कही, उसको जितने जोरदार ढंग से केसीआर ने उसको डिफेंड किया या उसके अगेंस्ट एक मोर्चा खोला, वो काबिले तारीफ था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि लार्जर जब वो विपक्ष की बात होगी तो उसमें कांग्रेस की भी शायद जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो केसीआर अपने को एक नेशनल रोल में अब देखने की बात कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं कुमार विश्वास जी की बात पे। कुमार विश्वास जी, आप सबको याद है कि कैसे वो अन्ना हजारे के आंदोलन में दिल्ली में केजरीवाल के साहब के साथ बैठ के और पूरा झंडा लहरा रहे थे, गाना गा रहे थे, और उन्होंने केजरीवाल से कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन किया था। उसके बाद इनका ऐसा सबको लगता है, हालांकि ये इसको डिनाई करते हैं, डिनाई भी करते हैं और कई मंच पे उसको याद भी करते हैं, जब इनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया केजरीवाल ने या जी ने, तो उसके बाद इनको बुरा लगा और इन्होंने पार्टी छोड़ दी। अभी उन्होंने एक ANI को 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी दिया, और योगेंद्र यादव जी ने भी एक अभी प्रेस से बातचीत की है। सबसे पहले मैं कुमार विश्वास साहब की बात कर लूं। उन्होंने बताया है कि जब पिछली बार पंजाब के इलेक्शन हो रहे थे और ये केजरीवाल साहब के साथ थे उस समय, तो वहां पे जो फ्रिंज एलिमेंट और अलगवादी ताकतें थी, उनसे केजरीवाल साहब मदद ले रहे थे। और उस समय इन्होंने केजरीवाल साहब से कहा था, भाई इनसे मदद क्यों ले रहे हो, इस अलगवादी ताकतें इत्यादि इत्यादि। तो केजरीवाल साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई या तो मैं आजाद सूबे का पहला चीफ मिनिस्टर रहूंगा या आजाद मुल्क, और रेफरेंस है खालिस्तान का, मुल्क का पहला प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, ये एक ना एक दिन में ऐसा जरूर होगा। ये करके इन्होंने टारगेट किया है अरविंद केजरीवाल को। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली, जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे मैं दूसरी बात योगेंद्र यादव की कर लूं, फिर मुख्य बात पे आऊं। योगेंद्र यादव साहब ने भी कल परसों एक प्रेस से बात करते हुए एक बताया है कि उनकी और प्रशांत भूषण साहब की निजी बातचीत कैसी हुई, और उन्होंने बताया कि मेरी और प्रशांत भूषण की, जब हम लोग छोड़ने वाले थे ये आम आदमी पार्टी, उस समय मेरी और इनकी बात हुई प्रशांत भूषण की, और फिर हमने उस समय ये हो रहा था कि ये 2015 का रेफरेंस भी वो दे रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा प्रशांत भूषण से, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर कभी इलेक्शन में कोई दिक्कत होने लगे
तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर का टाइप कुछ एक डर दिखा के या वो करके आपको क्या लगता है कि कोई नेता इस तरह का काम करे? उन्होंने कहा करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन नेता आपको लगते हैं, क्या मोदी ये करेंगे? उन्होंने कहा मोदी बिल्कुल ये डर दिखा के काम कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का डर दिखाएं और इलेक्शन के लिए उसका फायदा लें। फिर उन्होंने ये जोड़ा कि प्रशांत भूषण साहब ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पक्का इंडिया पाकिस्तान का वो कराएंगे, वॉर करा लेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। मुझे बिल्कुल साफ साफ ये लग रहा है कि इस समय इलेक्शन का टाइम है। ये दोनों लोग, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हो, योगेंद्र यादव जी का मैं क्या बोलूं, आप खुद ही देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। ये लोग किसी ना किसी के प्रॉम्प्ट पे ये सब काम कर रहे हैं। कोई ना कोई पार्टी ऐसी जरूर है जो उनसे ये कहलवा रही है। क्योंकि आप एक चीज बताइए, अगर कुमार विश्वास जी को आज से 5 साल पहले पता था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान वालों के साथ रहेंगे, तो उन्होंने आज तक क्यों नहीं बोला? उन्होंने क्या देश के साथ ईमानदारी की? एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का अभी फिर से दोबारा या तिबारा जो भी चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं 1 साल पहले, उन्होंने उससे पहले क्यों नहीं बोला कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है जो खालिस्तान की बात करता है? योगेंद्र यादव जी ने जब पुलवामा और वो सब हुआ था, तो उस समय योगेंद्र यादव जी ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये किसी के प्रॉम्प्ट पे, वो किस पार्टी के प्रॉम्प्ट पे है, ये आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकेंगे। किसी न किसी उस पार्टी के प्रॉम्प्ट पे ये दोनों लोग ये काम कर रहे हैं। अब मैं आ जा रहा हूं तीसरी बात पे कि क्यों मोदी जी मिस्टर बुक पर खुद रिमार्क नहीं लिखते। मैं थोड़ा सा एक दो आपको वो दिखा दूं, उसके बाद अपनी बात शुरू करूं। एक छोटा सा, मोदी जी कहीं गए हैं, उन्होंने नीचे दस्तखत की है, रिमार्क किसी और ने लिख दिया है मिस्टर बुक पे, इन्होंने केवल दस्तखत की है। इस तरह के दो वो मैं दिखा रहा हूं। कल का एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हो रहा था सारी जगहों पे, जहां पे मोदी जी जब किसी मंदिर गए या कहीं गए, रविदास जी के उसमें गए, तो वो उसको पूरा पढ़ रहे हैं, पहले से लिखा हुआ है, वो लिख नहीं रहे हैं, वो पेन से ऐसे पढ़ रहे हैं और फिर उन्होंने दस्तखत कर दी है। अब मैं इस पे आ जाता हूं। भाई आप चीज ये बताइए, मोदी जी जिनका एक सिग्नेचर वो था कि मित्रों, अगर वो मित्रों कोई कहता था तो इसका मतलब मोदी जी। फिर उन्होंने किया था भाई और बहनों, तो भाई और बहनों कोई कहता था इसका मतलब मोदी जी है। ऐसा वर्सेटाइल आदमी जिसके पास मतलब वाक्पटुता, भाषण देने की कला में मैचलेस, उनको क्या हो गया है? अच्छा, ये हरफन मौला भी है। मैं इसलिए ये हरफन मौला की बात कर रहा हूं, दो छोटे छोटे आपको वीडियो दिखा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे। एक वीडियो पुराना दिखा रहा हूं, ये जापान जाके मुझे देश का कोई नेता बता दीजिए जो बिना किए वो ड्रम बजा सकता हो। भाई ड्रम तो सबके सामने बजा रहे थे ना, ड्रम तो किसी के पीछे नहीं, ड्रम उस बीट को पकड़ना और ड्रम बजाना। उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा जब कल ये रविदास मंदिर में जाके या गुरुद्वारे में जाके या किसी एक मंदिर में जाके ये महिलाओं के साथ बैठ के वो जो खंजड़ी होती है उसके साथ बजा के कीर्तन बढ़िया कर रहे थे। अच्छी बात है। मैंने 2-4 बार खंजड़ी या वो जो खरता वो बजाने की कोशिश की, मैं नहीं सुर में बजा पाता हूं, मैं बेसुरा हूं बिल्कुल, लेकिन जबरदस्त बजा रहे थे मोदी जी। मतलब ये उनके पास से सब क्वालिटी है। मुझे एक चीज और बताइए, जो मोदी जी ये हरदम बताएं भाई, और इतने हरफन मौला हैं और इनके पास इतने, मतलब जिसको कहते हैं ना, ही इज ब्लेस्ड, ईश्वर ने इनको कुछ बना के भेजा है। भाई बांग्लादेश की लड़ाई हुई, केवल अकेला आदमी हिंदुस्तान का जो जेल गया बांग्लादेश की लड़ाई के लिए के समय, याद है ना बयान जब उन्होंने कहा था बांग्लादेश की लड़ाई के समय जेल गए। जो जब इमरजेंसी देश में लगी तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल डट के उसने सारे लोगों का बात, खुद नहीं, इसलिए जेल खुद नहीं गए क्योंकि उससे लार्जर इंटरेस्ट गड़बड़ होता, तो बाहर से रह के पूरी इमरजेंसी का संचालन किया। एक ऐसा व्यक्ति जो इसके घर में वाडनगर में आज से 1400 साल पहले हिंसांग आया था, ये बताया उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री को, जिनको नहीं पता था। ही इज ब्लेस्ड, उनको ईश्वर ने इस काम के लिए भेजा है। और मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब इतना उनके पास सब कुछ है, तब वो टेलीप्रॉम्प्टर को देख के क्यों, आप खुद बताइए, वो बढ़िया वक्ता है, सब लोग मानते हैं, तो वो टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत है? टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ने से केवल जग हंसाई होती है। वो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाला तो याद ही है, उसके अलावा भी मतलब कई जगह
क्या क्या पढ़ दिया है। तो एक तो टेलीप्रॉम्प्टर मेरे हिसाब से उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरा, एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, 2015 की बात है। राहुल गांधी नेपाली दूतावास गए थे और नेपाली दूतावास में जाकर वहां भूकंप आया था। उन्होंने विजिटर बुक पे कुछ लिखा था, एक 1.5-2 पेज का, और उसमें वो अपना जो स्मार्टफोन था उसमें से खोल के उसमें से देख के लिख रहे थे। और उस समय, और ठीक बात है, पूरे सबने बहुत हंसी उड़ाई थी कि अपमान है, क्या आदमी है, उसको एक 4 शब्द नहीं, लाइन नहीं लिख सकता है, अपने अपने उससे पहले से देख देख के लिख रहा है, ये बिल्कुल खराब है और ऐसा था। और राहुल गांधी से पूछना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा किया गया था। मेरे ख्याल में हम लोग भी, मैं तो भाई कम से कम मैं अपनी बात बता दूं, बाकी की तो नहीं। जैसे मैं आपके साथ जब ये कार्यक्रम करता हूं तो मेरे कुछ टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, मैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स को एक सिलसिलेवार करता हूं और उस पॉइंट पे फिर आपसे बात करने लगता हूं। तो इतनी मदद तो मैं भी करता हूं। कभी कभी जब ऑफिस आता रहता हूं और अगर मान ली ड्राइवर है या कोई और गाड़ी चला रहा है, तो कभी कभी अपने फोन पे भी कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में आते हैं उसको लिखता जाता हूं। मैं उतना टेक सेवी नहीं हूं, लेकिन अगर कोई टेक सेवी है और अगर वो अपनी सारी बात उस पर, क्योंकि जब आप नेपाल वहां जा रहे हैं तो आप दूसरे देश में जा रहे हैं, आपको ठीक से लिखना है, तो आप कुछ लिख के अगर लेते जा रहे हैं उसको, मतलब मेरे हिसाब से ये कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको नीचे। टाइम हो तो इंडिया टीवी ने क्या फजीयत की थी राहुल गांधी की, क्या क्या। अब जरा हमारे मोदी जी को देख लीजिए, वो जो ऊपर मैंने आपको शुरू में एक दिखाया था 2, उसको फिर देखिए। पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है और क्या नीचे लिखा गया है, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछ लूं आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जो हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें मैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता, तो फिर भी अंग्रेजी स्कूल में भी इमला याद है? हिंदी में जो लिखा जाता था कि हिंदी का भाषा बोलते थे कि आप लिखिए, इमला याद है ना? अगर आज के बच्चों को नहीं याद होगा, लेकिन जिसको इमला याद है, तो गलत लिखने पे क्या होता था? कोई सजा मिलती थी? और क्या सजा मिलती थी ये मैं नहीं पूछूंगा, हर एक अलग अलग जगह मिलती थी। मेरे एक साथी है, वो तो कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा वही मारता था, कह रहे हैं जितना मैथ्स का टीचर मारता था उससे ज्यादा ये इमला वाली मैडम मारती थी। तो इमला में इस तरह की सजा मिलती थी। तो जरा जय सिया राम देख लीजिए, सिया कितना अच्छा लिखा गया है। बड़ी की मात्रा होती है कि छोटी की होती है? राम में हलंत होता है कि नहीं होता है? मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि जब पूरा लिख रहे हैं तो ये भी लिखवा दीजिए। आप केवल दस्तखत करिए ना, आपका ये सब टाइम नहीं है। ये और इस उम्र में आप ये सिया राम या राम छोड़ दिया, और सिया राम क्यों लिखना, जय श्री राम लिखना चाहिए था, वो ज्यादा इजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टेलीप्रॉम्प्टर को आप तुरंत बाहर करिए, जो विजिटर बुक में आप जाइए तो सारी चीजें लिखिए, आप केवल दस्तखत करिए, क्योंकि कुछ अपनी तरफ से ऐड करने लगते हैं तो उसमें गड़बड़ी होगी, बाद में लोग उसको फिर बात करेंगे कि ये लिख दिया वो लिख दिया। और अंत में आप लोगों से चलते चलते, ये इलेक्शन विधानसभा के 5 जगह हो गए, 2 जगह ऑलरेडी हो गए हैं, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाकी है। हम लोगों के साथ बने रहिए, हम लोग इसमें कुछ ना कुछ नया और नए ढंग से इस अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। आपका हमको देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।